नमस्कार, खेती से जुड़ी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। दरअसल ये कहानी है खेती के हरे भरे 75 सालों की। इस कहानी को देखकर आपको लगेगा कि जैसे ही देश आज़ाद हुआ, किसान खेतों में देश के लोगों की भूख मिटाने के लिए जुट गए। उन्होंने मोर्चा संभाल लिया और उन्होंने अन्न के भंडार भर दिए। हमारे पास 1950 से लेकर अभी तक के आंकड़े उपलब्ध हैं और वो बताते हैं कि किस तरह से देश की खेती में गति मिली, प्रगति हुई और देश समृद्ध हो चला। देखते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। आज़ादी के तुरंत बाद किसानों, वैज्ञानिकों और सरकार ने देश की भूख मिटाने का जैसे संकल्प ही ले लिया था। देश की आबादी 4 गुना हुई, उत्पादन उन्होंने 6 गुना तक बढ़ा दिया। 3 गुना जमीन को सिंचित किया गया। वहीं खाद के इस्तेमाल को लगातार बढ़ाया गया ताकि भूख से सुरक्षा की जा सके। जैसे ही देश को आजादी मिली, भारत में अपना संविधान लागू हुआ। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि धरती सोना उगलने लगी। शायद ये अंग्रेजों की नापाक नीतियों से रोष के महासमंदर में डूब गई थी। ये वो समय था जब हमारी आबादी 36 करोड़ थी और खाने के लिए अनाज था करीब 51 मिलियन टन। परंतु मात्र 10 सालों में ये बढ़कर 82 मिलियन टन हो गया, यानी पूरे 60% की बढ़ोतरी। देश पर अन्नपूर्णा की कृपा हुई। 1950 में जो खाद्यान्न 51 मिलियन टन था, वो 2020-2021 में बढ़कर 315 मिलियन टन हो गया है। इस दौरान हमारी आबादी 4 गुना बढ़ी, लेकिन किसानों और वैज्ञानिकों ने मिलकर अन्न के भंडार भर दिए। हमारा खाद्यान्न आबादी की तुलना में 6 गुना तक बढ़ गया। जिस अनाज के लिए 60 साल पहले तक हम खुद मोहताज थे, देश में एक व्यक्ति को साल भर में औसत 100 किलो अनाज की जरूरत थी, लेकिन हम उतना पैदा नहीं कर पाए। मगर समय बीतता गया, हम आगे बढ़ते गए और हमने उससे ज्यादा पैदा किया। इसीलिए तो हम लगातार निर्यात कर रहे हैं। 2020-21 की बात करें तो हमने 50 मिलियन टन चावल और 7 मिलियन टन गेहूं का निर्यात किया। जब हरित क्रांति शुरू हुई 1965-66 में, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध नहीं था, तो जो हमारी जनसंख्या थी उसके लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था। और जो 1960 से 70 के दशक में जो हरित क्रांति में जो प्रोग्राम लिए गए, खास तौर से उन्नतशील किस्मों, सिंचित क्षेत्र में बढ़ावा, उर्वरकों के प्रयोग और पेस्टिसाइड्स के प्रयोग और मशीनीकरण, इनका परिणाम ये हुआ कि आज देश इस स्थिति में है कि न केवल हमारे पास अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए खाद्यान्न है, बल्कि हम इनको एक्सपोर्ट करके काफ़ी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। हमने पेट भरने से ज़्यादा तो पैदा कर लिया, लेकिन कुछ नीतिगत खामियों के चलते हम लोगों का पेट भरने तक के मैकेनिज्म को सटीकता से लागू नहीं कर पाए। शायद यही वजह है कि 2021 का भारत भी विश्व भूख सूचकांक में 116 देशों में से 101वें स्थान पर खड़ा है। पेट भरने की जल्दबाजी में हमें एक बात थोड़ा देर से पता चली, वो थी पोषण सुरक्षा। दरअसल ये खाद्य सुरक्षा से बिल्कुल अलग बात थी। नतीजा, पोषाहार से हम लगातार दूर होते गए। देश के 33 लाख से ज्यादा बच्चे सिर्फ कुपोषण के शिकार हैं, जिनमें से आधे गंभीर रूप से कुपोषित हैं। कुछ भी खाकर पेट भर लेना ये और बात है, लेकिन शरीर की जरूरत इससे कुछ ज्यादा है। मसलन एक व्यक्ति को एक दिन में 400 ग्राम अनाज, 50 ग्राम दाल, 100 ग्राम फल, 30 ग्राम तेल, 60 ग्राम प्रोटीन और 200 ग्राम दूध की जरूरत होती है। हालांकि एक व्यक्ति के लिए एक दिन में WHO ने 60 ग्राम तो ICMR ने 40 ग्राम दाल खाने की सिफारिश की है, जबकि भारत
सिर्फ 30 ग्राम दाल ही प्रति व्यक्ति पैदा कर पा रहा है। यही वो बातें हैं जो एक व्यक्ति के लिए पोषण सुरक्षा का मानक बनती हैं। एक व्यक्ति को एक साल में 100 किलो से ज्यादा अनाज की जरूरत पड़ती है। उस लक्ष्य को तो हमने बरसों पहले हासिल कर लिया था, लेकिन दाल और तेल के मामले में हम पिछड़ गए। जैसे 4 गुना आबादी बढ़ने पर हमने 6 गुना अनाज पैदा कर लिया, वैसा ही ध्यान हम दालों और तेल पर नहीं दे पाए। 1960 में हमने दालों का उत्पादन 13 मिलियन टन किया, जो 2021 तक 25 मिलियन टन हो गया। ये बढ़ा, लेकिन आबादी की जरूरत के हिसाब से नहीं बढ़ सका। यही वजह है कि आज हम करीब 7 मिलियन टन दालों का आयात कर रहे हैं। इसी तरह हम 12 मिलियन टन तेल का उत्पादन कर रहे हैं, जबकि हमारी जरूरत 24 मिलियन टन की है। इसलिए 12 मिलियन टन तेल हमें आयात करना पड़ रहा है। माना जाता है कि इसके पीछे दलहन और तिलहन की कीमतों पर ध्यान न देना भी एक बड़ी वजह रहा है। एक समस्या मोटे अनाजों के उत्पादन में भी देखी गई है, जिनके उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मसलन हमारे कुल खाद्यान्न का 70% गेहूं और चावल ही है। इसमें 110 मिलियन टन हम गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं और 120 मिलियन टन चावल का। हालांकि ये वो 2 फसलें हैं जिन्होंने हमें खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर किया, आगे बढ़ाया। हमारी आबादी 4 गुना बढ़ने के बावजूद हम 6 गुना उत्पादन कर पाए। 1965-1966 दरअसल यही वो साल है जिसे हरी क्रांति का शुरुआती साल माना जाता है, जिसमें IR-8 जैसी चावल की हाइब्रिड वैरायटी विकसित की गई। ये क्रांति कैसे दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ती गई, इसे आप चावल के तेजी से बढ़ते उत्पादन के इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। मसलन 1961 में जहां चावल का उत्पादन महज 82 मिलियन टन था, वहीं 1971 में बढ़कर ये 108 मिलियन टन हो गया। सन 2000 में 196.8 मिलियन टन तक पहुंच गया। 2020-2021 में 308 मिलियन टन और 2021-2022 में 315 मिलियन टन। परंतु क्लाइमेट चेंज समेत कुछ कारण ऐसे हैं जिनके चलते अब सैचुरेशन की स्थिति पर हम आ पहुंचे हैं। बीते 75 सालों में देश ने फल और सब्जियों के उत्पादन के मामले में भी लंबी छलांग लगाई। उन्नत बीज तैयार किए गए, उन्नत किस्में तैयार की गईं, उत्पादन बढ़ा, निर्यात बढ़ा, प्रगति हुई, समृद्धि आई और खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई। इन सब बातों को हमने पूसा इंस्टीट्यूट के अंदर फल और सब्जी दोनों विभागों के विभागाध्यक्षों से पूछा, उनसे बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इसका श्रेय 2 क्षेत्रों में जाता है। एक तो कृषि अनुसंधान में जो कार्य हुए, किस्मों के विकास, संकर किस्मों का विकास हुआ, और दूसरा सरकार की जो सुविधा प्रदान करने की नीतिगत जो फैसले हुए, जैसे सीड पॉलिसी 1988, उसके बाद 2004 में नई पॉलिसी लाई गई, और इसके साथ राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में बागवानी फसलों को और विशेषकर सब्जी फसलों के उत्पादन को, उनके खेती को बढ़ावा देने में जो सरकारों के द्वारा प्रयास किए गए हैं, उनका भी एक सकारात्मक प्रभाव इस पे पड़ता है। उत्पादन जो है ये हमारे देश में हम कहते हैं हर एक परिस्थिति में कुछ न कुछ फल हम उगा रहे हैं, और देखा जाए तो भारत एक अग्रणी देश के रूप में उभरा है। 2000 के आसपास हम लोगों ने ब्राज़ील को पछाड़ा, और उसके बाद हम आज दूसरे नंबर के देश हैं जो इस क्षेत्र में काफ़ी बहुत बड़ा बाजार की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और उत्पादन के क्षेत्र में हम कई गुना बढ़ चुके हैं। जब देश को आज़ादी मिली तो लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा था। बीते 75 सालों में देश की आबादी 4 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन देश के किसानों ने खेती के उत्पादन को 6 गुना तक बढ़ा दिया है। इस मेहनत का मुकाबला आप किसी से कर सकते हैं? जवाब है नहीं। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ने के मामले में 3 बातों को मुख्य वजह माना जाता रहा है।
पहली बांध, दूसरी फर्टिलाइजर का बढ़ता उपयोग और तीसरा टेक्नोलॉजी। ये देखिए, 1950 में जहां भारत के किसान महज 0.07 मिलियन टन फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे थे, वहीं 2022 में ये आंकड़ा 32.54 मिलियन टन के ऊपर चला गया। मतलब सीधे 40 गुना ज्यादा फर्टिलाइजर का उपयोग। बात अगर पेस्टिसाइड की करें तो 1950 में किसानों ने सिर्फ 2.35 हजार टन पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया, लेकिन 10 साल बाद 1960 में यह बढ़कर 293 हजार टन हो गया और 2022 में यह छलांग लगाते हुए इतना बढ़ा कि हमें आयात करना पड़ा। मसलन 2020-2021 में हमने यूरिया का उत्पादन किया 25.07 मिलियन टन और आयात किया 9.14 मिलियन टन। उपयोग किया 34 मिलियन टन। वहीं डीएपी का उत्पादन किया 4.22 मिलियन टन, आयात किया 5.46 मिलियन टन, यानी उपयोग किया 10 मिलियन टन। भारत में सिंगल सुपर फास्फेट, जो डीएपी के विकल्प के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका उत्पादन 5.35 मिलियन टन हो चला है। एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया को 3:1 के अनुपात में उपयोग करने से ज्यादा बेहतर नतीजे देखने को मिले हैं। बीते 75 साल में देश की आबादी 4 गुना तक बढ़ी और देश में कृषि उत्पादन 6 गुना तक बढ़ गया। सवाल है किस कीमत पर? दरअसल इसके लिए 40 गुना तक रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया गया। अब वैज्ञानिक बताते हैं कि फैक्टर उत्पादन भी अब घटने लगा है, वो सैचुरेशन पर चला गया है, यानी 1 किलो खाद देने पर जितना अनाज पहले पैदा होता था अब उतना नहीं होता। अभी किसान भाई विश्वास करते हैं कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड डालेंगे तो ज़्यादा उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन वो इस चीज़ को सोचना भूल जाते हैं कि एक तो हमारी लागत बढ़ रही है जितना हम फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, दूसरे जितना उससे फ़ायदा मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिल पा रहा है। अगर हम फर्टिलाइज़र यूज इफिशिएंसी देखें, नाइट्रोजन की 30 से 35% है, फास्फोरस की 10 से 15% है, पोटेशियम की 40 से 45% है। यानी कि हम जितने एनपीके डाल रहे हैं उसका हमको उतना लाभ नहीं मिल रहा है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है या नेचुरल फार्मिंग है उसके प्रयोग से, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में या नेचुरल फार्मिंग में हम कोई भी केमिकल, किसी भी तरह का रसायन प्रयोग नहीं करते, और जब रसायनों का प्रयोग कम होगा तो ज़मीन की गुणवत्ता बढ़ेगी, उसमें जीवाणुओं की मात्रा बढ़ेगी, ज़मीन की जो पानी धारण करने की क्षमता है वो बढ़ेगी। एक तो ये फ़ायदा होगा। दूसरे, जो हमारे उत्पाद होंगे, उत्पाद की पोषक तत्वों की मात्रा, उसकी गुणवत्ता में उसमें प्रभाव पड़ेगा। खाद के साथ साथ अगर पानी की बात करें तो भारत की एक और तस्वीर से आपको परिचित कराते हैं। मसलन भारत में जितनी जमीन पर खेती होती है उसका रकबा 140 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें से 68.5 मिलियन हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिसके लिए सिंचाई के साधन विकसित हो चुके हैं। वहीं 73.5 मिलियन हेक्टेयर जमीन अभी भगवान के भरोसे है। यानी अब 40% जमीन ऐसी है जो सिंचाई के दायरे से बाहर है। देश की 44% आबादी इसी क्षेत्र में रहती है। वहीं सिंचित क्षेत्र में देश के 56% लोग निवास करते हैं। देश में सिंचाई के साधनों पर नजर डालें तो ये कुछ यूं दिखता है। दरअसल सन 1950 में 20.9 मिलियन हेक्टेयर जमीन तक पानी हम पहुंचा पाते थे, तो वहीं 2020-21 में अब हम 68.8 मिलियन हेक्टेयर जमीन का गला तर करने में समर्थ हुए हैं, यानी 1950 के मुकाबले 3 गुना। दरअसल जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे ही खेती की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। धरती का तापमान बढ़ रहा है, आय कम हो रही है,
और साथ में जोत भी कम हो रही है। किसानों के सामने ये प्रमुख चुनौतियां हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर धरती का तापमान 1 से 2% तक बढ़ता है, ऐसे में 10 से लेकर 15% तक उत्पादन में भी कमी आ सकती है। खेती के सामने आज क्लाइमेट चेंज, कम आय, उत्पादन की समस्या और छोटी जोत प्रमुख चुनौतियां हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 100 साल में धरती का तापमान 0.8 डिग्री तक बढ़ा है। खतरे की बात तो यह है कि इसमें से 0.6 डिग्री सेल्सियस तापमान महज पिछले 30 सालों में बढ़ा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसे ही चलता रहा तो ये और तेजी से बढ़ेगा और अगर ये 1 से 2 डिग्री के बीच चला जाता है तो कृषि उत्पादन 15 से 20% तक कम हो जाएगा। इसके असर क्या होंगे, ये हमने अतीत में देखा है, जो किसी से छिपा नहीं है। कोई एक चीज नहीं है जो क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार हो। इसमें खेती का वेस्ट और जंगलों की सड़ी हुई लकड़ियां अगर 30% जिम्मेदार हैं, तो बिजली बनाने के संयंत्र 25.9%, यातायात 13.1%, उद्योग 19.4%, खराब पानी 2.1%, तो निर्माण उद्योग 7.9%। जब तक ये सिर्फ खेती तक सीमित था तो ये प्राकृतिक था, मतलब हरे वन सड़े हुए प्राकृतिक अवशेषों से पैदा होने वाली गर्मी को संतुलित कर लेते थे। लेकिन जब मानव जनित ताप वृद्धि ने इसमें अपनी भूमिका निभाई तो प्रकृति बेबस हो गई और धरती अपने ताप को नहीं रोक पाई। कृषि वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती का तापमान जैसे ही 1% से ऊपर जाएगा, कृषि उत्पादन में 15 से 20% तक कमी हो जाएगी। आने वाले समय में अभी सबसे जो प्रमुख चुनौती रहेगी वो जलवायु परिवर्तन रहेगा। एक अनुमान के अनुसार अगर यही हालत रही और टेम्परेचर में बढ़ोतरी रही तो सिंचित क्षेत्र में लगभग 10 से 15% उपज कम हो जाएगी। जो वर्षा आधारित क्षेत्र हैं उनमें लगभग 20 से 22% जो उपज है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अभी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, मीथेन की मात्रा बढ़ती जा रही है, नाइट्रस ऑक्साइड और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं इनकी सब की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी चुनौती पानी को लेकर है, मतलब साफ है पानी घट रहा है। 1950-51 की बात करें तो एक आदमी के हिस्से में 5000 क्यूबिक मीटर पानी आता था, जो 2021 में घटकर मात्र 1500 क्यूबिक मीटर रह गया है। चिंता की बात यह है कि 2050 में ये 1100 क्यूबिक मीटर से भी कम रह जाएगा। 80% से ज्यादा पानी खेती में उपयोग हो रहा है, फिर भी 80 के दशक से फैक्टर उत्पादन घट रहा है। फैक्टर उत्पादन यानी 1980 में अगर 1 किलो खाद देने से उत्पादन में 14 किलो की बढ़ोतरी होती थी, तो अब 1 किलो रासायनिक खाद देने से वो मात्र 5 किलो ही हो रही है। तीसरी और आखिरी चुनौती एक किसान के हिस्से में लगातार छोटी होती जोत को भी माना जा रहा है। दरअसल 1970-71 तक भारत के एक किसान के हिस्से में 2.28 यानी करीब 2.5 हेक्टेयर जमीन आती थी, जो 2020-21 में घटकर 1.08 हेक्टेयर रह गई है। देश में महज 2% किसानों के पास ही बड़ी जोत बची है, 13% किसान मझोले हैं, बाकी देश के 86% किसान छोटे किसान हैं। इन सब का औसत निकालिएगा तो 8,000 रुपए प्रति महीने से ज्यादा नहीं आएगा। यही वो बात है जिसके लिए सरकार ने संकल्प ले रखा है कि इस आमदनी को 2 गुना बढ़ाया जाए, यानी एक किसान परिवार की मासिक आमदनी 16,000 रुपए प्रति महीना। ये सही है कि चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भी कुछ धरतीपुत्र ऐसे हैं जो इस काम में लगे हैं। स्मार्ट खेती की शूटिंग के दौरान पंजाब के फरवाही गांव में हमने रवदीप के खेत को देखा। हमने वहां ये देखा
कि रवदीप ने अपने खेत में पराली को जलाया नहीं था, बल्कि उस पराली को अपने एक ऐसे खेत में डाल दिया जिसमें बागवानी की गई थी। 40 तरह के पेड़ उसमें खड़े थे, हल्दी उससे ली जाती थी, आलू का उत्पादन लिया जाता था, सब्जियां ली जाती थी। और इस खेत में 2 फीट तक पराली को बिछा दिया गया। अब नतीजा ये हुआ कि अब इस खेत में जुताई की ज़रूरत ख़त्म हो गई, साल भर में 2 पानी देने पड़ते हैं। इस खेत में जो नीचे का हिस्सा है पराली का, वो खाद के रूप में सड़ने लगता है, अलग से खाद भी देनी नहीं पड़ती है, किसी तरह का पेस्ट नहीं आता है। खेत में 0 बजट पर ये फार्मिंग होने लगती है। दरअसल ये जो तिनके से आई क्रांति है, ये पर्यावरण की चुनौतियों को डील करती है, क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों को डील करती है और एक दिशा दिखाती है, एक दर्शन देती है और मार्गदर्शन करती है बाकी किसानों का भी कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो आप हमें ज़रूर बताइए और साथ में देखते रहिए संसद टीवी।